हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों पे अच्छे होंगे और कुछ नहीं तो मम्मी पापा के डर से घर पे ही होंगे, कहीं गए नहीं होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने दोबारा से आ रहा हूँ, क्योंकि वो आपको पता ही है कोविड-19 की वजह से सब अपने घरों में हैं और काफ़ी कुछ बदल भी गया है हम लोग की लाइफ में कोविड-19 की वजह से, है ना। हम लोग जैसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मेरी वीकेंड वाली थोड़ी सी आउटिंग बंद हो गई है। एक सबसे बड़ा चेंज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बाल वाल नहीं है। और जो सबसे बड़ा चेंज मुझे नज़र आ रहा है कोविड-19 का, वो ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूँगा। इनफैक्ट मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा भी था कि आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं डालते। तो इत्तेफाक से कोविड-19 की वजह से वो चीज़ भी पूरी हो गई है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमें पता है कि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, काफ़ी 1 महीना लेट हो गया है, लेकिन अभी भी कोई नहीं, हम लोग अभी भी अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे और अभी भी काफ़ी टाइम है हमारे पास, वील कवर अप एवरीथिंग। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्योर मैथ्स एंड ऑल है, कन्फ्यूजन के कोई चांसेस नहीं है और ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री तो सबको अच्छी लगती है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बेटा ये बताइए आप मुझे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सिंपली वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो जाए, किसमें? प्रोडक्ट में। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को, प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस चेंज के दौरान, यहाँ पे जो भी ये चेंज हो रहा है, इस चेंज के दौरान ये प्रोसेस कैसी होती है? ये प्रोसेस होती है मेरी स्पॉन्टेनियस। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या होता है? इधर की तरफ डेल्टा जी, चेंज गिव्स फ्री एनर्जी, कैसी होती है? नेगेटिव। जितनी ज़्यादा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। किधर की तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। और जिसकी डेल्टा जी कम नेगेटिव होती है वो रिएक्शन कैसी होती है? स्लो। जिसकी बहुत कम होती है वो कैसी होती है? बहुत स्लो। तो अगर हम इसकी बेसिस पे, डेल्टा जी की बेसिस पे रिएक्शन को फास्ट और स्लो के बेसिस पे डिफाइन करें, तो एक रिएक्शन होगी जो कि कैसी होगी? वेरी फास्ट। ऐसी रिएक्शंस जो कैसी होती हैं? फास्ट। वो सारी रिएक्शन कौन सी होती हैं जो बहुत सारी फास्ट होती हैं? उन्हें हम कहते हैं आयनिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा? आयनिक रिएक्शन। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जो आयंस के बीच में होती हैं, आयंस का आपस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनका रीअरेंजमेंट बहुत जल्दी होता है, तो वो सारी की सारी रिएक्शन कैसे होती हैं? बहुत फास्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया BaCl2 प्लस H2SO4। मेरा आंसर क्या आता है? तुरंत का तुरंत आपको लैब में भी आपने देखा होगा, आपको वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस 2HCl एज एन एक्वस फॉर्म में मिलता है। तो ये जो भी प्रेसिपिटेट है ये आपको कैसा मिलता है? इमीडिएट मिलता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? वेरी फास्ट रिएक्शन। और ये कितने टाइम में होती है? लगभग 10 raised to the power -16 to 10 raised to the power -14 सेकेंड्स के अंदर ये रिएक्शंस हो जाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। ये कौन सी होती है? आयनिक रिएक्शन। अब हम दूसरी पढ़ते हैं जिसमें हमने क्या दिया? वेरी स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वेरी स्लो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो आपको डेज लेने या फिर मंथ्स लेने या फिर ईयर्स लेने टू अकर, उन्हें हम कैसे कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल जो हम लोग जानते हैं वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो रिएक्शन कैसी होती है? वो रिएक्शन मेरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वो रिएक्शन मेरी धीरे धीरे करके
in a couple of days in the presence of moisture और ऑक्सीजन वो क्या होता है, मेरा आयरन रस्ट करता है। अब थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है बेटा, मॉडरेट रिएक्शन आपको देख के पता चल रहा होगा, है ना, इतने तो आप लोग अकलमंद हो ही हो, जो फास्ट और स्लो के बीच का होता है। जैसे कि हमने कह दिया सबसे अच्छी मेरी रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में हमने यही एग्जांपल लिया है, N2+3H2। लेट्स सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन गोज गिव्स एंड फॉर्म्स 2NH3। तो ये रिएक्शन कैसी है, मेरी मॉडरेट। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स किस पे लगाते हैं। तो हम केमिकल काइनेटिक्स फास्ट रिएक्शंस पे नहीं पढ़ते क्योंकि प्रैक्टिकली इनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हम स्लो रिएक्शंस पे नहीं पढ़ते क्योंकि स्लो रिएक्शंस भी पढ़ना मुश्किल होता है। हम हमेशा किस रिएक्शन पे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स हमेशा पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शंस पे। वो रिएक्शंस जिनका ना तो बहुत तेज है ना तो बहुत धीरे हैं, हम उसमें अपनी काइनेटिक्स लगा सकते हैं, हम उसमें अपना मैकेनिज्म पहचान सकते हैं। तो उन सारी रिएक्शन पे क्या लगती है, केमिकल काइनेटिक्स लगती है। ठीक, तो आयनिक और स्लो रिएक्शंस मतलब फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन समझने के बाद अब हम केमिकल काइनेटिक्स डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है which deals with study of rate of reaction, रिएक्शन का रेट जो स्टडी करे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरह से चली है, उसके बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आए, उसमें कौन कौन से ट्रांजिशन स्टेट आए हैं, एंड द फैक्टर्स on which rate of reaction depends upon। तो अगर आप इन तीन चीज को जिस केमिस्ट्री की हेल्प से पढ़ते हो, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो बात ये आती है कि केमिकल काइनेटिक्स आई क्यों, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स थी, हमारे पास इक्विलिब्रियम था, फिर ये केमिकल काइनेटिक्स थी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा, रिकॉल करो क्लास 11th में। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्शन फेजिबल होगी कि नहीं होगी, कितना एंट्रोपी है, कितना फ्री एनर्जी है। बस हमने उसमें कुछ नहीं पढ़ा था कि आप किस पाथ से जाओगे, बीच में कौन सा इंटरमीडिएट मिलेगा। हाँ, इंटरमीडिएट की एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स बताएगा, लेकिन इंटरमीडिएट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कैसा है, वो सब थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। इक्विलिब्रियम क्या बताता है, इक्विलिब्रियम ये बताता है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो उस टाइम पे रिएक्टेंट कितने कंसंट्रेशन पे होगा, प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन होगी, बस किस स्पीड से इक्विलिब्रियम आएगा, किस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी अगर फिजिबल है, तो वो सब स्पीड और रेट ना तो थर्मोडायनेमिक्स बताती है और ना ही कौन बताता है, इक्विलिब्रियम। तो इसलिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी, केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स सब बताएगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बताएगा, और साथ ही साथ किस फैक्टर्स पे वो रेट डिपेंडेंट है, क्या चीज़ बढ़ा दें क्या चीज़ घटा दें कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए। तो वो सब कौन डिस्कस करता है, केमिकल काइनेटिक्स करता है। तो अब हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे जंप करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत कुछ हो गया है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है, और हमारा उसका पहला टॉपिक क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं वेरी फास्ट रेट, वेरी स्लो रेट, मॉडरेट रेट। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जैसे कि हम मान लें सबने क्रिकेट बहुत देखा होगा, है ना। तो क्रिकेट में मान लो जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बनाए, इंडिया को 50 ओवर का रन मैच है, और इंडिया को रन रेट क्या चाहिए होगा, 6 रन पर ओवर। तो वहाँ पे जो रन रेट होता है वो क्या होता है, आप किस स्पीड से पर ओवर रन बनाएंगे कि आप अपना वो जो भी लक्ष्य है वो पूरा कर लें, उससे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं।
या उसे हम क्रिकेट में क्या कहते हैं, रन रेट कहते हैं। तो वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो स्पीड होती है, स्पीड विद विच reactants are changed into product। जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि हम रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, A+2B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये 300 रन है, ये लक्ष्य है। क्रीज पे हमारे टॉप के 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक खड़ा है हमारे रोहित शर्मा जो कि ए है, और बी कौन है, बी है हमारा सबके पसंदीदा चहल। कौन है, चहल, ऑब्वियसली मेरा तो नहीं है, चलो जो भी हो। तो कौन है दूसरा, चहल। मान लो 300 रन बनाने हैं और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, मान लो 200 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं, और ये चहल के भाई साहब स्ट्राइक रेट है 15। क्या है, 15। तो क्रीज पे अगर हम दोनों को देखें और हम सिर्फ रोहित शर्मा पे फोकस करें, चहल को भूल जाए, चहल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ रोहित शर्मा को फोकस करें और इनका स्ट्राइक रेट देखें तो हमको लगता है 35 ओवर्स में हम 300 रन बना लेंगे। लेकिन हम अपना फोकस थोड़ा चेंज करते हैं, अपना फोकस हम लाते हैं चहल पे, और चहल को देखते हैं, इनको देख के लगता है कि शायद 100 ओवर भी कम पड़ेंगे, है ना, 15 का स्ट्राइक रेट है। चलो हम एवरेज मान लेते हैं कि रोहित शर्मा ने अपने पास स्ट्राइक ज़्यादा रखी और हमें लगता है कि 49.5 ओवर्स में हम ये 300 रन बना लेंगे, ठीक है। तो ये 49.5 क्या है, 49.5 ओवरऑल रेट है इन दोनों का मिला के। हम रेट लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ए। हम रेट लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चहल, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जो हमने कहा था कि रोहित शर्मा को देख के लगता है कि 40 ओवर्स में कर लेगा, तो वो क्या था, रेट विद रिस्पेक्ट टू ए। चहल को बोला था 100 ओवर्स भी कम पड़ेंगे, तो वो क्या था, रेट विद रिस्पेक्ट टू बी। दोनों का मिला के हमने बोला था 49.5 में लगता है हो जाएगा, वो क्या था, ओवरऑल रेट। तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि रेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। रेट विद रिस्पेक्ट टू अ कंपोनेंट होता है या फिर ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। तो रेट तो सबको समझ में आ गया, तो रेट की डेफिनेशन के लिए देते हैं जल्दी से। रेट क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी, किसी को ही पकड़ लो, ठीक है, एनी ऑफ रिएक्टेंट ले लो, या तो फिर आप प्रोडक्ट की तरफ देख लो, उसका कंसंट्रेशन का चेंज कर लो, अपॉन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। या जो लोग फिजिक्स में पढ़ के आओगे, रेट को सपोज कर लो कि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है ये, एक्सेलरेशन। और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, अपॉन नीचे क्या, टाइम टेकन। तो जब भी रेट बोलेंगे तो हमेशा अपॉन टाइम चीज तो आएगी ही आएगी जब भी आप किसी भी चीज का रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी और सी अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव टेकन टू हैव दैट पर्टिकुलर चेंज, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है कि चलो रेट तो समझ गए, अब आती है कि क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, इसकी हम डेफिनेशन भी लिखे दे रहे हैं पहले। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन आपके सामने ही है, छोड़ दो। अब आते हैं हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, देखो, कंसंट्रेशन का चेंज, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस में तो यूनिट कैसे होती है, सेम। और कंसंट्रेशन किस में होती है, 2 चीजों में। कंसंट्रेशन आपकी हमेशा 2 चीज में लिखी जाती है। अगर मेरा चीज सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन हमेशा किस में लिखते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर। और अगर मेरा जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट है वो मेरी गैसियस के फॉर्म में है, तो गैसियस के फॉर्म में हमेशा कैसे लिखा जाता है,
एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन किस में आएगा, या तो मोल्स पर लीटर में आएगा, अगर मेरा कैसा है सोल्यूशन है, या तो किस में आएगा एटमॉस्फेयर में आएगा। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, या तो मेरा मोल्स पर लीटर, और नीचे क्या लिखा है टाइम। तो टाइम मेरा क्या हो सकता है, टाइम मेरा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, टाइम क्या हो सकता है मेरा मिनट में, या तो हो सकता है, या तो ये हम कैसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड -1, ठीक है, अगर ये सोल्यूशन फॉर्म में। और या तो क्या हो सकता है, या तो हो जाए मेरा एटमॉस्फेयर मिनट -1 और एटमॉस्फेयर सेकेंड -1। ये कब होगा, ये तब होगा जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो। ये अभी हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्टिंग है, तो हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। जब हम थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे आगे आपको समझ में आ जाएगा रेट क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हम लोग अपना स्पीड पकड़ लेंगे और जैसा हम पढ़ते थे उसी फेज में चल देंगे, है ना। तो अभी तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई, एक छोटा सा फॉर्मूला समझ में आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम, आपको यूनिट समझ में आ गई। अब हम ये देखना है कि इसका एक्चुअल में फॉर्मूला कैसा होता है और उसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ निकालनी है, अभी भी वही काम है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमको पता है कि सब लोग इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लिखा A2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D, लेट्स सपोज ये लिखिए, है ना। तो अगर हम एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 देखें तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन है A, छोटी सी a, इसकी कंसंट्रेशन है B, छोटी सी b, और C और D तो आप लोग बहुत तेज चिल्ला के बोलते थे, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 0, है ना, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे। सपोज करो एट t इज इक्वल्स टू कुछ टाइम पे t इज इक्वल्स टू t डैश, इसकी कंसंट्रेशन कैसे बोलते थे, कंसंट्रेशन, ये हम सब क्या लिख रहे हैं, ये हम सारी की सारी चीजें कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन आप क्या कहते थे a माइनस 2x, है ना, और इसको क्या कहते थे b माइनस 3x, और यहाँ पे क्या लिखते थे 4x, और यहाँ पे क्या होता था 5x, ठीक है। अब देखो ध्यान से लिखना, अब हमने क्या लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हम ये लिखें रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ए बी सी डी किसी, तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज हमेशा मार्क्स में किसे नोट करते हैं डी से, डिफरेंशिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज टाइम टेकन विद रिस्पेक्ट टू टी dt। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी टी, और जिस टाइम पे आपको चेक करना है उस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी है a माइनस 2x। डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के टाइम ये डिफरेंशिएशन a और 2x पे दोनों पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, माइनस ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 2x, है ना। तो ये 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dx बाई डी टी। तो इसका आंसर क्या हो गया -2 dx बाई डी टी, समझ गए। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखें रेट विद रिस्पेक्ट टू b, देखो ये सब क्यों करा रहे हैं, देखो जिसको नहीं ये सब सीखना है वो 5 मिनट के बाद एक फॉर्मूला बताएंगे, उसको याद कर लेना। लेकिन जो बंदे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको एग्जैक्टली पता होना है कि क्यों फॉर्मूला आता है किस लिए है, वो ये देख लो बेटर है, क्योंकि वो फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता चल जाएगा, वो बुक में नहीं दिया किसी। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू b वो क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन टाइम टेकिंग dB बाई dt, वो किसके बराबर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे b की कंसंट्रेशन, b की कितनी है b माइनस 3x, फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ b कांस्टेंट वो कितना हो जाएगा 0, और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x कितना हो जाएगा 3 बाहर आ गया, क्या हो गया dx बाई डी टी, कितना आंसर है क्या -3 dx बाई डी टी, क्लियर है ना। वैसे रेट विद रिस्पेक्ट टू c कितना होगा वो हो जाएगा d बाई डी टी
ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी वो बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी। सी की वैल्यू कितनी है 4x, 4 बाहर आ गया, 4 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है ना। अच्छा अब रेट देखो हम लोग धीरे धीरे अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, हमारा कंक्लूजन बहुत जल्दी है और जो भी मेरा आंसर है उसी पे सारे के सारे न्यूमेरिकल रखते हैं। सो रेट विद रिस्पेक्ट टू डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी वो बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कितना 5x, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो क्या बचा 5 dx बाई डी टी। अच्छा एक बात ध्यान से बताओ, अभी हमने क्या कहा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है मतलब इंडिया का जो रन रेट होगा इंडिया का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रोहित शर्मा के रन रेट पे और दूसरे वाली चहल के रन रेट पे। तो वो जो रन रेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि दोनों में से कॉमन निकाल के जो एवरेज आता है उसको कहते हैं। अब अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे हर एक चीज में कौन सी चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है सब में, वो क्या है x। तो x क्या होगी, x सारी के सारी चीजों का क्या होगा, एवरेज होगा। तो अगर आप dx बाई dt लिखोगे तो वो ओवरऑल रेट आएगा। क्या आएगा, ओवरऑल रेट, मतलब वो पूरी रिएक्शन का रेट होगा जब हम सबको एक साथ देख रहे हैं। तो जब हम सबको एक साथ देख रहे हैं तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एवरेज क्या दिखाई दे रहा है, उनमें से एक तरीके से x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हर जगह से dx बाई dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब नीचे हम लिखे दे रहे हैं रेट ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ओवरऑल। वो क्या है, वो है मेरा dx बाई dt। वो क्या है मेरा dx बाई dt। और dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारा, यहाँ से dx बाई dt को यहीं छोड़ दो, -2 को नीचे ले आओ तो क्या हो गया -1/2। ये हो गया -1/2। और यहाँ पे क्या लिखा है, रेट विद रिस्पेक्ट टू a या फिर dA बाई dt, dA बाई dt। रेट विद रिस्पेक्ट टू a। वैसे ही यहाँ से भी तुम dx बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हो, इसी के बराबर होगी। वो क्या होगा, -3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/3 dB बाई dt। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो dx बाई dt में क्या होगा, 4 यहाँ आ जाएगा dc बाई dt, किसमें, प्लस में, तो +1/4 नीचे डिवाइड में आ गया, क्या हो गया यहाँ से dc बाई dt, dc बाई dt। यहाँ से अगर dx बाई dt निकालेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू +1/5 dd बाई dt। ये फॉर्मूला मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, समझ गए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल कुछ नहीं dx बाई dt होता है और dx बाई dt की वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्री जो भी है वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, तो 2 कहाँ चला गया, नीचे। नेगेटिव क्यों लगाया, आप कैसे पहचानोगे नेगेटिव कब लगाना है कब नहीं। तो अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे मेरा रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो रिएक्टेंट का भी क्या लगाया, नेगेटिव। अब ये रेट अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बोले तो बी का स्टोइकियोमेट्री क्या है, 3 कहाँ गया, नीचे। रिएक्टेंट है तो कैसा है, नेगेटिव। अगर ये हम सी के रिस्पेक्ट में बोलें तो dc बाई dt, तो यहाँ पे C क्या है, 4 नीचे आया नीचे। लेकिन ये क्या है, ये है मेरा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होता है, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन क्या होती रहती है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, इसलिए यहाँ क्या आया प्लस। इज इक्वल्स टू हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में भी। तो डी क्या हो गया, डी डी बाई डी टी। स्टोइकियोमेट्री क्या है, 5 नीचे आ गया। पॉजिटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लो कि हमने सबको उसकी स्टोइकियोमेट्री से इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि हमारा सारा आंसर किस में आ जाए, यूनिट टर्म्स में आ जाए। हर चीज की वैल्यू किस में आ जाए, यूनिट टर्म्स में आ जाए। और अल्टीमेटली हमने उसे किसके इक्वल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर दिया। तो चलो हम लोग एक बार फिर से क्या नाम है अपना वही फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद इस पर और डिस्कशन करते हैं।
तो हमने क्या लिखा था 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d। मेरी ये क्या थी रिएक्शन थी। फिर हमने क्या लिखा था रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखा था ए के रिस्पेक्ट में माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है स्टोकियोमेट्री क्या है 2 तो कहाँ डिवाइड में या तो आप डी लिख लो या तो आप क्या लिख लो डेल्टा बोथ स्टैंड्स फॉर चेंज। अभी हम आगे बताएंगे कब डेल्टा लिखते हैं कब डी। चलो हम यहाँ पे डेल्टा लिख लेते हैं। डेल्टा भी किसके लिए होता है चेंज डी भी किसके लिए होता है चेंज। तो हमने क्या लिख दिया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। आपको डी लिखना आप डी लिख लो इज इक्वल्स टू ये रेट ऑफ क्या है रिएक्शन है पूरा का पूरा रिएक्शन है ना इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या होगा -1/3 चेंज इन बी अपॉन टाइम टेकन है ना इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा +1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम टी। क्लियर है। अब देखो बेटा ये जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है ये क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। ये क्या है ये वो है जो हम सिर्फ रोहित शर्मा को देख रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में ही अपॉन टाइम टी। तो ये क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन तो है लेकिन ओवरऑल नहीं है ये विद रिस्पेक्ट टू ए है WRT विद रिस्पेक्ट टू ए। वैसे यहाँ पे डेल्टा बी बाई डेल्टा टी जो है ये क्या है ये है रेट ऑफ रिएक्शन तो है लेकिन पूरा ओवरऑल नहीं है ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी सिर्फ बी को देख रहा है। तो अगर सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो वो क्या है सिर्फ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। वैसे यहाँ पे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। इतना है समझ में। अब देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए या फिर आपसे ऐसा भी कह सकता है फाइंड द रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए। क्योंकि ए क्या है रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा कोर्स ऑफ रिएक्शन में डिसअपियर होगा। वैसे आपको ये भी बोल सकता है कि रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ बी बताइए। वैसे ही आपको सी और डी कह सकता है रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड बोल सकता है आपको सी या डी का। इसका डिसअपियरेंस बोलेगा उसका क्या बोलेगा अपीयरेंस बोलेगा। तो दोनों वर्ड में क्या फर्क है क्या साइन लगाएंगे अभी आगे हम देखेंगे आपको कंफ्यूज करेगा वो। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है केमिकल कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक मस्त मैथ्स एकदम ठीक है। तो हम देखेंगे कब डिसअपियरेंस से क्या मतलब होता है कब नेगेटिव लगाना है कब पॉजिटिव लगाना है तो वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम इतना समझ गए कि जब विद रिस्पेक्ट टू बोलोगे तो हम सिर्फ उतना पार्ट लेंगे बाकी सारी वैल्यू सब भूल जाएंगे है ना। और जब आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे तो हम कोफिशिएंट के साथ में लेंगे है ना पूरी चीज लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू बोलोगे तो सिर्फ उतना ही लेंगे। इतना आगे ना समझ। चलो अब आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग क्या करते हैं कभी कभी सॉल्यूशंस में कभी कोई वैल्यू माइनस करते हैं तो वो सब कंफ्यूजन नहीं करना है। हमारे अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है डेल्टा डेल्टा मतलब क्या होता है डेल्टा मतलब होता है दे दो कुछ भी हम आंख बंद करके हमेशा डेल्टा क्या लिखेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू खत्म। हमें कंफ्यूज ही नहीं होना है कौन सा क्या माइनस करना है। ना हम कभी साइन में कंफ्यूज होंगे ना हम कभी वैल्यूज में कंफ्यूज होंगे। हमारे दिमाग में एक चीज़ बस ये है क्या डेल्टा क्या होता है डेल्टा होता है किसी भी चीज़ का डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल उसे हम क्या कहते हैं डेल्टा। ठीक है। अब चलो जल्दी से हम इस पर क्वेश्चन करते हैं फिर आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि ये पूछता क्या है इस टाइप से। ठीक है मतलब इस टाइप में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलो लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ हम और एक्सप्लेन करते हैं आपको क्योंकि आप फिर डेल्टा और डी में कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा था बताता हूँ। तो जो डेल्टा और डी क्या होता है अब देखो मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है जो हमारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है ना। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये मेरी दो टाइप की होती है। पहला होता है मेरा एवरेज रेट
ठीक है, दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। वो छोटा सा फर्क मैथ्स वालों को बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं लिमिट्स लिमिट्स। और दूसरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इंस्टैंटेनियस रेट। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है तो जिसकी इंग्लिश अच्छी बता जरूर देगा, ठीक है। तो दूसरी क्या है, इंस्टैंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है, देखो बेटा, तो हम देखते हैं कि एवरेज रेट इंस्टैंटेनियस रेट में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत छोटा सा फर्क है बस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, है ना। तो एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट वो रेट होता है जब आप रिएक्शन को थोड़ा टाइम देते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोनिकल फ्लास्क में कोई रिएक्शन रखी और नीचे आग लगा दी, बंद से बनने लगा दिया। पहले अपनी स्टॉप वॉच सेलेक्ट की, कहाँ पे रखा उसको, 0 पे, मेरी स्टॉप वॉच है। और हमने स्टॉप वॉच बंद की कहाँ पे, एट लेट सपोज ये 0 सेकेंड पे स्टार्ट की और 55 सेकेंड्स पे बंद कर दी। कितने पे, 55 सेकेंड। तो आपने क्या किया, रिएक्शन को 55 सेकेंड चलने का टाइम दिया। जब आप रिएक्शन को चलने का टाइम दो और उस दौरान आप उसका रेट नापो, इनिशियल और फाइनल स्टेट को ध्यान में रखते हुए खाली, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब चेंज इन टाइम डेल्टा टी 0 के बराबर ना हो, नॉट टेंडिंग टू 0, 0 के बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि तुरंत स्टार्ट किया तुरंत नहीं अभी रेट चाहिए, वैसे वाला नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट। सिंपल डेफिनेशन हो गई, डेल्टा टी इज नॉट टेंडिंग टू 0। अभी हम डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, अभी समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वो होता है बेटे, दोनों गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसे गाड़ी चला रहे होते हैं, है ना, एकदम से देखते हैं, मान लो मैं बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर में क्या होता है, हाईवे पे हमेशा पुलिस वाला खड़ा रहता है। तो अगर आपको दूर से पुलिस वाला दिख गया तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है, स्पीडोमीटर पे, क्योंकि अगर 60 के ऊपर गया तो पकड़ के फाइन मारेगा। तुरंत स्पीड कहाँ, नजर कहाँ गई, मेरे स्पीडोमीटर पे। और स्पीडोमीटर पे सपोज करो ये मेरा स्पीडोमीटर है और स्पीडोमीटर पे मेरी स्पीड दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हम तेज नहीं चलाते हैं, है ना। तो 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो 60 किलोमीटर आवर किस कौन सी स्पीड है, जब आप घर से चले थे, नहीं, कहाँ रास्ते की, नहीं, किस मूवमेंट की स्पीड है, ये उसी इंस्टेंट की स्पीड है जिस इंस्टेंट पे आपने नीचे देखा था। तो जिस इंस्टेंट पे अगर आप नीचे देखो, बिल्कुल एक टाइम गैप मत देखो, तुरंत देखो तुरंत रेट बताओ, ऐसे रेट को हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट। आसान लैंग्वेज में बोले तो डेल्टा टी किसके टेंडिंग होगा, 0 के। टाइम ही नहीं दिया, टाइम डिफरेंस ही नहीं, नजर नीचे की, जो आंसर है तुरंत बता दिया, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट। तो हम एक काम करते हैं, दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये तो हमारे समझने के लिए हो गया, है ना। ये डेल्टा टी वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज, बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन जैसे डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई भी एक उठा लो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, या फिर हम लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट टाइम। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप एक स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ले रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे, ठीक है, इज नोन एज, उस रेट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। कहाँ पे, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट का रेट को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। आसान है, ये बहुत अच्छा है। डेल्टा टी नॉट टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब ये दो चीज हमने पढ़ी क्यों, ये दो चीज हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी है कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो नोटेशन चेंज हो जाएगा। जैसे हम जैसे यहाँ लिखते नहीं थे, रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे लिखा था, -1/2। अगर एवरेज लिखेंगे तो डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज, आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, है ना। और अगर ये चेंज बहुत छोटा है, कैसा है, बहुत छोटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा -1/2, लेकिन डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, बी में। किस में हो जाएगा, डी में। उसे हमने क्या कह दिया, इंस्टेंटेनियस रेट। कोई डिफरेंस है नहीं, खाली अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। ज्यादा अगर डिफरेंस है तो डेल्टा लिख देंगे, कम डिफरेंस है उसी इंस्टेंट पे तो क्या लिख देंगे, डी। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करके रखेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 2 सेकंड से 10 सेकंड तक, तो 2 से 10 देख के पता चल रहा है, क्या लिखेंगे, डेल्टा। अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एट 10th सेकंड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा फॉर रिएक्शन, और हमारे सबसे पसंदीदा रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। और इसने क्या दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 चेंजेस फ्रॉम 0.5 मोल्स पर लीटर टू 0.2 मोल्स पर लीटर। ये इनिशियल है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। कितने टाइम में, 5 सेकंड। थोड़ा घड़ी को टाइम दिया, पक्का एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा। क्या पूछा इसने, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया पूछा है, नहीं सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में बताइए। और दूसरे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में बताइए। देखो हम ये भी कह सकते थे रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू N2, विद रिस्पेक्ट टू हटा के हमने क्या लिख दिया, डिसअपीयरेंस, क्योंकि N2 कैसा है, रिएक्टेंट है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला अपना काम वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, फिर सब कुछ वहीं से निकल के आ जाएगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ओवरऑल, है ना। ये किसके बराबर होगा, अगर इसको देखें तो पहले नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, तो 1/1। डेल्टा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि टाइम था, बड़ा था, है ना, आराम से। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पहला N2 बाई डेल्टा टी। इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगेंगे, ये भी क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 1/3। क्लियर है ना। डेल्टा चेंज इन रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। अगर हम अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखें तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट। स्टोइकियोमेट्री कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो 1/2। डेल्टा क्योंकि एवरेज रेट लिख रहे हैं, NH3 बाई डेल्टा टी। क्लियर है। अब देखो उसने क्या दिया है मुझे, उसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये जो H2 है इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 0.5 मोल्स पर लीटर से 0.2 मोल्स पर लीटर में। तो मतलब डेल्टा क्या होता है, अभी तो बताया था, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 अपॉन आपने कितना टाइम दिया है, वो कितना है, 5 सेकेंड। ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, 1/3 से डिवाइड कर दोगे, टोटल ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिख रहे हैं तो उसमें वो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। क्लियर है ना ये बात। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यहीं से आ गया, क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल जो है वो है -1/3, डेल्टा H2 फाइनल क्या है 0.2, माइनस इनिशियल क्या है 0.5, और डेल्टा टी क्या है मेरा, डेल्टा टी है मेरा 5 सेकेंड। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया मेरा -3, 0.3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया मेरा 0.3 भाई, यहाँ पे क्या हो गया 15, है ना। क्लियर है, पॉइंट आया, नीचे 0 आया, हमको पता ही है। यहाँ से कितना हो गया, पॉइंट लगाया 30 हो गया, है ना, 15 टू 30, और नीचे 0 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.02। यूनिट भी लिखते हैं, तो इसकी यूनिट कितनी है, कंसंट्रेशन की किसमें होती है, मोल्स पर लीटर, और टाइम की किसमें होती है, सेकंड, तो सेकंड भी नीचे लगाए, तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड की पावर -1। ये क्या हो गया मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इतना क्लियर है ना। अब देखो आगे चलते हैं। एक बार आपको जब रेट ऑफ रिएक्शन पता ही चल गया, तो अब उसने क्या पूछा, रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया बताइए। चलते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर वाली लाइन ड्रॉप करते हैं, ठीक।
ठीक है, इसका काम तो हो ही गया मेरा। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है रेट विद रिस्पेक्ट टू। जब किसी चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो सिर्फ उतने ही पोर्शन को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ये तो क्लियर है, हमें सबको नहीं देखना, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, किस पे, अमोनिया पे। तो डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा अभी अभी आपने रेट निकाल के रखा है, कितना है 0.02। हम इस 2 को अगर इधर भेज दें तो मेरी वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। क्लियर है ना। तो ये 2 कहाँ आ गया, इधर से यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। तो 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, इसका आंसर क्या हो गया 2 इंटू 0.02, है ना। मेरा आंसर कितना आ गया 0.04 और वही यूनिट मेरी मोल पर लीटर सेकंड की पावर -1। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू अमोनिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, थर्ड पार्ट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अभी भी किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, किसका डिसअपीयरेंस, N2 का। तो N2 का है भाई साहब, यहाँ है। तो N2 का रिस्पेक्ट में मतलब उसको सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ से डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इधर आ गया, 1 इधर आया, कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। क्या हो गया, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, अभी हमने निकाला है 0.02, यहाँ रख दिया, माइनस 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना, थोड़ा सा शब्दों का खेल है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है डिसअपीयरेंस। वर्ड खुद कह रहा है कि N2 खत्म होगा, मतलब वर्ड में खुद नेगेटिव का मीनिंग छुपा हुआ है। तो जब वर्ड में खुद से नेगेटिव का मीनिंग छुपा हुआ है तो हम फिर से नेगेटिव क्यों लगाएंगे, है ना। जैसे अपीयरेंस का मतलब उसमें पॉजिटिव है, डिसअपीयरेंस का मतलब उसमें नेगेटिव है। ऐसे समझ जैसे प्रॉफिट का मतलब प्लस में पैसा, लॉस का मतलब माइनस में पैसा। तो हम कहते हैं लॉस हो गया 5 का, कभी नहीं कहते लॉस हो गया -5 का, है ना। तो हम अपना आंसर को थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई कर लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, डिस अपीयरेंस ऑफ N2, सब कुछ वही है, बस नेगेटिव हटा देंगे, है ना। 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिसअपीयरेंस में ऑलरेडी नेगेटिव वाला मतलब छुपा हुआ है। क्लियर आउट है, सब निकल के आ गया, है ना। तो आज हम लोग क्या कर रहे थे, आज हम लोग बस एक केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक्स पढ़ रहे थे, थोड़ा सा निकालना सीख रहे थे। आज हम काफी स्लो गए हैं क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड दिया है। नेक्स्ट टर्न से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न से थोड़ा सा स्पीड करेंगे, अपनी चीज़ों को समझेंगे, और जब 1-2 टर्न में आप यूज टू हो जाओगे केमिकल काइनेटिक्स के, फिर तो अपनी स्पीड एकदम मस्त वाली पकड़ेंगे, है ना। और आप लोग तो यूज टू हो ही हमारे स्पीड के, तो फिर मज़ेदार पढ़ेंगे। ठीक, चलो आज के लिए इतना बहुत है, अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बताइए क्या करना है ना।